Hello everyone, my name is Kamal Chavda and welcome to my official YouTube channel that is Study Logical। तो जैसे कि आप सभी को पता चल ही चुका है गाइस, कल हमारी नोटिफिकेशन आई है कि हमारा जो है IBPS RRB 2020 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो 12 सितंबर से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक का ये सेशन चलेगा वीकेंड्स के अंदर। अब बात ये है कि काफ़ियों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज ज़रूर हो रहा है कि क्या टाइम पे एग्ज़ाम होंगे ड्यू टू कोविड। ठीक है, जैसे हमारी सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेके, क्या ये एग्ज़ाम टाइमली होंगे। तो देखिए गाइस, आज तक का रिकॉर्ड रहा है जब भी IBPS ने अपनी जो भी डेट अनाउंस की हैं उस स्पेसिफिक डेट को एग्ज़ाम हुआ ही हुआ है। ठीक है, अब तक की अगर बात करें, बट आने वाले टाइम की अगर बात करें ड्यू टू कोविड, तो देखिए गाइस, जैसे ही हमारे पूरे दिन में शिफ्ट चलती थी, 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी परसेप्शन है, होगा तो टाइमली एग्ज़ाम, बट ये 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गए हैं तो पूरे का पूरा सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल को ओवरऑल सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी शिफ्ट को बुलाया जाएगा। तो 4 शिफ्ट्स नहीं होगी तो कह सकते हैं 3 शिफ्ट्स में तो एग्ज़ाम हो ही सकता है। ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि सबसे पहले आपका ऑफिसर स्केल का एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपका ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो। तो मैटर ये कर रहा है कि काफ़ियों के मन में डर बैठ गया इस चीज़ का कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने में हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने आया हूँ गाइस। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, एक प्रॉपर माइंडसेट बना के चलिए। 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है गाइस, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने के लिए 1 मंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये सेशन लेके आ रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, आपके लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, जेन्युइन सी बातें डिस्कस करेंगे। इतनी लेंथी वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा गाइस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट को लेके कि आपको PO प्री के लिए क्या क्या टॉपिक करने हैं, या क्लरिकल के लिए या असिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। ठीक है, तो टॉपिक्स तो देखो आपको पता ही है, सिलेबस के बारे में भी आइडिया है। आप मॉक टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे दे रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड करना है कि आपको किन किन बातों का एग्जाम में ध्यान रखना है, चाहे मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, चाहे ऑफिसर असिस्टेंट की बात करूं। तो आपके देखिए 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपको रहेंगे क्वांट के, 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपको रीजनिंग के। तो म्यूचुअली ही डिस्कशन करेंगे। मेरा टारगेट, अगर आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो स्पेसिफिक टारगेट मैं रीजनिंग को नहीं करूंगा। मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि आपको ओवरऑल एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि PO में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है और असिस्टेंट में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं PO की। ठीक है, ऑफिसर स्केल का एग्जाम है गाइस, एज कंपेयर टू असिस्टेंट एग्जाम लेवल हाई होगा। ठीक है, तो आपको इतना पहले माइंडसेट बना के चलना होगा कि असिस्टेंट के कंपैरिजन में लेवल हाई होगा। अगर मैं आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो अगर इसका आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल 3 है तो इसका कहीं ना कहीं 5 हो सकता है। ठीक है, तो लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई होगा। ऑब्वियसली बात है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी, कभी भी टारगेट नहीं बनाना कि जितने क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं वो सारे के सारे करने हैं। पहला पॉइंट, कभी भी टारगेट मत बनाइए कि सपोज कई क्या करते हैं, माइंडसेट बना के जाते हैं कि नहीं मुझे तो रीजनिंग में 40 के 40 करने हैं, मुझे तो क्वांट में 40 में से 35 तो पक्का करने ही करने हैं। क्यों? एक फोबिया बना हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है प्री की। तो ऐसी बात नहीं है गाइज, आप कभी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। हमेशा जो कट ऑफ रहती है एग्जाम की, वो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर मैटर करती है। ठीक है, तो कभी भी आइडिया मत लो कि पिछले साल इतनी गई थी, उससे पिछले साल इतनी गई थी, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम टफ आया था, सेकंड का आसान आया था। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है पर्टिकुलर एग्जाम में प्रेजेंटली, ठीक है, जो आपने एग्जाम दिया है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसी के बेसिस के ऊपर सारी शिफ्ट्स का जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो ये पहली बात तो माइंड से निकाल ही दो कि पिछले साल कट ऑफ जी 65 गई थी तो मुझे तो 70 अटेम्प्ट करना ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होगा अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो क्या फिर भी 65 जाएगी?
फिर और कम जाएगी। क्या पता क्वेश्चन ज़्यादा आसान आ गए, क्या 65 जाएगी, फिर तो बढ़ भी सकती है। तो मतलब कि कभी भी टारगेट मत बनाओ कि मुझे पीओ में इतने करने हैं, असिस्टेंट में इतने करने हैं। आप अपना 100% दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगर टफ बनेगा, एग्जाम का लेवल हाई होगा, तो गाइज एक माइंडसेट बना लो, वो तो सभी के लिए हाई है। अगर इजी है तो वो सभी के लिए आसान है। ऐसा दुश्मनी नहीं है आपकी एग्जामिनर की आपके साथ कि आपको ही क्वेश्चंस जो हैं वो टफ लेवल के मिले हैं, वो सभी को ही टफ मिलेंगे। अगर आसान है तो वो सभी को आसान मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं सिर्फ पीओ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अभी के लिए, बाद में असिस्टेंट पे फोकस करेंगे। तो टारगेट कभी मत बनाया कि 4 पजल आएंगे तो मुझे तो चारों के चारों करने हैं, ऐसा कभी मत सोच के चलिए। डीआई के मुझे 4 सेट्स आएंगे या 3 सेट्स आएंगे तो मुझे डीआई सारे का सारा करना है, टारगेट मत बनाइए, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट कहाँ होगा, टारगेट कवर अप करने में, ठीक है। यहाँ आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, कोई ना कोई कहा मुझे 1 महीने का टारगेट मिले, मुझे तो इतना प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, प्रेशर में काम करेंगे। इससे क्या है, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा दिमाग के ऊपर, फिर आउटपुट कम निकलेगी, ठीक है। आप रिलैक्स नहीं फील करेंगे। कहीं ना कहीं एक पजल फंस गया आपका, 4 पजल थे जी, एक तो हुआ ही नहीं है, तो टेंशन, एक क्यों नहीं हुआ, बाकी पता नहीं 3 होंगे या नहीं होंगे, तो वहाँ पर टाइम का प्रेशर बना, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रेशर बना, क्लियर। तो कभी भी टारगेट मत बनाइए, इससे क्या है, माइंड में प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन सिर्फ वही अटेम्प्ट करो सबसे पहले जिसके बारे में आप वेल अवेयर हो, मतलब आपको लगता है कि आपको ये तो क्वेश्चन टाइप आती ही आती है, वो क्वेश्चन पहले प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं दोनों ही एग्जाम्स के बारे में बात करूं, चाहे प्री आपका असिस्टेंट का है, चाहे आपका प्री जो है वो ऑफिसर लेवल का है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूं प्री लेवल की, कि इस केस में क्या होता है गाइस, पिक एंड डू की कंडीशन। पिक एंड डू मतलब क्वेश्चन वही उठाओ जो आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन वही उठाओ जो आप कर सकते हो या आपको आता है या आप उसके बारे में वेल अवेयर है, ठीक है। लेट अस सपोज कोई नई टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपने उस टाइप का सपोज क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है, क्लियर। लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि मुझे एक नई टाइप का क्वेश्चन मिला और उस मैं नई टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देता हूं, तो गाइस दुनिया में मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान नहीं है। क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 40 या 45 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें से आपको 20 से 22 मिनट देने हैं रीजनिंग को, रेस्ट ऑफ द टाइम आपका किसके लिए रहेगा, क्वांट के लिए रहेगा। रिमेनिंग टाइम जो भी होगा फिर उसके लिए किसके लिए रहेगा, क्वांट सेक्शन के लिए रहेगा। तो क्या आप 20 से 22 मिनट में ये डिसाइड करोगे कि मुझे नई टाइप का क्वेश्चन, चलो ट्राई करके देखते हैं। गाइस एग्जाम में ऐसे स्टंट नहीं मार रहे हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। तो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अगर लगता है कि क्वेश्चन जो है काफी टाइम टेकिंग जा रहा है, वो आपको पहले के 35 से 50 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग हो रहा है। इंस्टेंटली क्वेश्चन को अवॉइड करो। उस टाइम पे उस पर डटे नहीं रहना कि ना मेरी तो जिद है मैं तो करके ही हटूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वहां पर आपकी कोई जिद देखने नहीं बैठेगा, किसी को किसी से मतलब नहीं होगा गाइस, आपका कंसर्न सिर्फ आपके साथ है, ठीक है। अपना 100% दीजिए। तो जो क्वेश्चन के बारे में या जो चैप्टर के बारे में आप वेल अवेयर हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाइए, चाहे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं चाहे मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और थर्ड, हमेशा इजी क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। अगेन चाहे क्वांट कर रहे हैं चाहे आप रीजनिंग कर रहे हैं, हमेशा इजी क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। बात रीजनिंग के ही लेके चलते हैं, जैसे कि सिटिंग और पजल, चाहे आप उसमें कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो गाइज, रिस्क कभी मत लेना, ठीक है। रिस्क कभी मत लेना इस चीज का। हमेशा सिटिंग और पजल को लास्ट में प्रायोरिटी में रखो। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके, सिलॉजिज्म है, इनइक्वालिटीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ठीक है, इन क्वेश्चन को पहले अप्रोच में लो। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एक सिटिंग और पजल में कहीं ना कहीं आपकी एक स्टेटमेंट फंस गई गाइस, तो टाइम टोटली वेस्ट हो जाएगा, फिर वही प्रेशर जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो माइंड को रिलैक्स करके रखो, इजीली क्वेश्चन ट्राई करो, सारे के सारे अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। अगर सिटिंग और पजल लास्ट में भी रखेंगे ना इस गिवन टाइम के अंदर, तो भी आपके वो सिटिंग और पजल के क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो वही बात है, टारगेट तो हमें बनाना ही नहीं है, क्लियर। क्योंकि सिटिंग और पजल ऐसा टाइप है गाइस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन के ऊपर लिखा नहीं होगा हाँ मैं आसान हूं मुझे आके अटेम्प्ट करो, ठीक है।
तो ऐसा नहीं लिखा होता, वो आपकी मैटर करती है प्रैक्टिस कैसे है उस टाइप के ऊपर, ठीक है। तो जैसे भी हो गाइस, हमेशा सिटिंग और पजल को लास्ट में ही करना, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। इजी वाली टाइप को सबसे पहले अप्रोच में लो, चाहे वो इनइक्वालिटीज है, सिलॉजिज्म है। अगर यहाँ पर बात करूँ क्वांट के सेक्शन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीरीज है। अब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं रॉन्ग नंबर के, कि जो हमें डर लगता है रॉन्ग नंबर नहीं हो पाते, रॉन्ग नंबर नहीं दिख पाता कैसे, तो उसे लास्ट में ट्राई करो, ठीक है। अरिथमेटिक पार्ट की बात करें, काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं कि जी हमें प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ पाता है, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, या मिसिंग डीआई, तो लास्ट में करो। कौन कहता है उन्हें पहले उठा के बैठो, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले उठा लिए जो आपके टाइम टेकिंग रह सकते हैं गाइस, तो भूल जाइए आप कम टाइम में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि आपका ओवरऑल जो है वो कट ऑफ कम क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेजर ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। पिक एंड डो की कंडीशन है, वही करो जो आपको एक्चुअल में लगता है कि आपको आता है, ठीक है। अब रेस्ट बात करें अगर हम असिस्टेंट की, तो इसमें गाइज दोनों ही सेक्शंस काफ़ी आसान होते हैं। अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो आपको 80 के 80 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशंस में मैटर करती हैं 3 चीज़ें, ध्यान से सुनिए। आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है उन क्वेश्चंस के ऊपर, और आपकी स्पीड। ये तीनों चीजें मैटर करती हैं कोई भी प्री लेवल का एग्जाम है, क्लियर। क्योंकि कम टाइम है और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेस टाइम मोर क्वेश्चन, क्लियर। तो ये 3 चीजों मैटर करती हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये पैरेलली चलता है सब कुछ, क्योंकि अगर कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं चैप्टर वाइज, ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी बनेगी, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट ही क्लियर है। आपके तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, कोई गलत ही नहीं है। रीजन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स पे होल्ड बना हुआ है। अगर हर एक क्वेश्चन में एक्यूरेसी निकलती आ रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो उससे आपकी क्या है, स्पीड भी बढ़ेगी, कि जो मैं क्वेश्चन करता हूं अटेम्प्ट वो तो मेरा पक्का सही होता ही होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तीनों के तीनों पैरामीटर्स जो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। बेस यहाँ से बनता है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आ गई, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है। तो यहां पर गाइस आपके 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको आते होंगे। मैटर करेगा कितनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। सेम अप्रोच, चाहे यहां पर ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग भी पजल भी, प्रायोरिटी वही करना लास्ट में, ठीक है। हाँ, अगर आपकी इतनी स्पीड है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिटिंग पजल का क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पहले ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यही एक एग्जाम होता है असिस्टेंट का जिसमें आप फुल बटा फुल मार्क्स ले सकते हो रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। आप 20 मिनट से भी कम टाइम में 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस रीजनिंग में, ठीक है। सभी के हो भी जाते हैं। तो मेन इसमें जो स्ट्रेटेजी है, आपको सिर्फ मैक्सिमम 20 मिनट देने हैं, या 21 मिनट 1 सेकंड भी नहीं देना है आपको रीजनिंग को, ठीक है। क्योंकि कोशिश करना, क्योंकि क्वांट्स जो है गाइस आता तो होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कैलकुलेशंस जो है वो ज़्यादा हाई लेवल की आ जाती हैं, हल्की सी, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होंगी क्योंकि असिस्टेंट प्री का एग्जाम है। तो क्वांट के अंदर आपको कहीं ना कहीं 25 मिनट तो 24 से 25 मिनट तो पक्का देने ही देने हैं, ठीक है। तो मतलब रीजनिंग का इतना लेवल लो होगा क्वेश्चंस का कि आपके 16 से 18 मिनट में भी रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी के माइंड में आ रहा होगा कि 16 से 18 मिनट में हो सकते हैं, तो उसकी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे प्रेपरेशन आज ही से शुरू करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज ही से शुरू करेंगे। तो ये मैंने आपको अप्रोच बताई है गाइस, पिक एंड डू की कंडीशन, टाइप को टोटली मैनेज करके चलिए, ठीक है, कि आपको हमेशा सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एज कम्पेयर टू क्वांट्स कहीं ना कहीं सभी के माइंड में, अगर मैं बात करूँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बोल लो, वो ज़्यादा आसान लगती है, ठीक है। मिसलेनियस के ऊपर ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, मिसलेनियस में जल्दी में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो गलती पक्का करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस पूरे के पूरे 1 महीने को, क्योंकि 12 सितंबर से अगर मेरा एग्जाम है तो मैं 10 सितंबर ही टारगेट लेके चलता हूँ। इस पूरे के पूरे महीने में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, किस तरह से मॉक अटेम्प्ट करें कि हमारी सफिशिएंट स्पीड बन जाए। देखो गाइस, अगर तो आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड बेसिक्स आपके अगर क्लियर हैं, कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, फिर तो आपको आज ही से मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं, ठीक है। रेफरेंसेस आपको पता है, दुनिया भर का ज्ञान है आपके पास कि कौन से मॉक बढ़िया होते हैं, किस वेबसाइट पे कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। रेस्ट अगर आपको नहीं पता, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत है, कोई ना कोई आपको बता ही देगा,
ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए अगर आपके बेसिक सारे के सारे क्लियर हैं। अगर आप कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे जो है आपको डाउट है, जैसे मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, एक अल्फान्यूमेरिक टॉपिक है, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग हो तो जाते हैं, टाइम टेकिंग लगते हैं, तो उसके और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड पूरे दिन में आप 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस उतना ज़्यादा आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ टारगेट किया अल्फान्यूमेरिक पजल, ऐसे क्वांट का भी कोई टाइप हो सकता है, डीआई हो सकता है, टेबल ग्राफ हो सकता है, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, क्योंकि जब तक आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते होंगे गाइस तब तक आप फुल लेंथ मॉक देने का आपका कोई फायदा नहीं है। अब काफ़ियों के माइंड में ये भी आ रहा है कि जी हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन मॉक तो दे रहे हैं बट हमारे 50 से ऊपर क्रॉस ही नहीं हो रहे आउट ऑफ 80 असिस्टेंट प्री की, और इसमें हमारे 40 to 45 के इन बिटवीन ही हो रहे हैं, ठीक है। हम डेली 1 महीने से लगे हुए हैं ऑनलाइन मॉक ज़रूर दे रहे हैं। तो गाइस अगर आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो मैं एक आपको चीज़ सजेस्ट करूंगा, ऑफलाइन मॉक ज़रूर दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन मॉक ज़रूर दीजिए जिनकी रेगुलर बेसिस पे मॉक देने पे भी स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑफलाइन मॉक ज़रूर दीजिए, काफ़ी ऑफलाइन मॉक मिल जाएंगे आपको, कोई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, या ऑनलाइन जितने भी होंगे मॉक्स उनकी पीडीएफ जो है उनका प्रिंट आउट निकाल के कर लीजिए। ऑफलाइन मॉक ज़रूर दीजिए, क्योंकि जेन्युइनली अगर बात करूँ तो जो स्पीड है आपकी वो ऑफलाइन मॉक से ही बढ़ती है, ठीक है। डायरेक्टली ऑनलाइन पे स्विच करेंगे तो उससे इतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी जितना आपको ऑफलाइन से बढ़ेगी। मतलब अगर आप दिन के 3 टेस्ट दे रहे हो, 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक ऑफलाइन दीजिए, टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूँ, एक ऑफलाइन दीजिए, 2 ऑनलाइन दीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी पक्का फॉलो कीजिए। मैं कमिट करता हूँ आपको विद इन 7 डेज के अंदर, रेगुलर बेसिस पे अगर आप ऐसे करेंगे विद इन 7 डेज के अंदर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं कमिट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज़, अब क्या है, हम मॉक तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं हाँ भाई इतने में आउट ऑफ 80 मेरे 70 आ गए, चलो बहुत बढ़िया है, 10 कहाँ कम हुए। मैटर ये करता है कि आपने कुछ ना कुछ गलती भी तो की होगी कुछ एक क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे कोई भी इतना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसने जल्दी जल्दी में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसके कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का गलत होते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का गलत होंगे ही होंगे गाइस। तो आपको पूरे के पूरा मॉक देने के बाद जो आपका रिजल्ट रहेगा उसमें जो गलत होगा उसका एनालिसिस ज़रूर लेना। अब कई क्या करते हैं, मॉक खत्म हो गया, चलो मेरा काम खत्म, मेरी आज के दिन की आउटपुट निकल गई, बट वो आउटपुट तो निकली, बट उस आउटपुट के ऊपर आपने कितना एनालिसिस किया है, ठीक है। मतलब जो रिजल्ट आया है क्या आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर वही गलत क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो, जिस टाइप का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, अगर वही पैटर्न या वही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर वहाँ जाके भी गलती होगी। क्लियर है। तो उस चीज़ का एनालिसिस ज़रूर लिया करो कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है, और वहाँ पर गलती क्यों हुई है। अगर क्यों हुई है या रीज़न नहीं समझ में आ रहा है तो एक दी बेस्ट अप्रोच है, अपने कंसल्ट टीचर के साथ कंसल्ट करिए, ठीक है। हर टीचर जो है आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है गाइस। आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फॉलो करते हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, अपने टीचर से पूछो या अपने फ्रेंड से पूछो, क्योंकि जितने आप डाउट्स अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस करेंगे ना गाइस, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आपके टॉपिक में रहेगी, ठीक है। टीचर ने तो समझा देना है, बट जितने डाउट्स आप आपस में डिस्कस करते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है, उतने ज़्यादा डाउट्स आपके कवर अप होंगे। क्लियर। तो गलत क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही एग्जाम में बोल रहा हूँ, गलत क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। बात वही आती है, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको जेन्युइनली लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल नहीं मारना, चलो यार करके देख लेते हैं, वहाँ मज़े लेने नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, 45 मिनट 80 क्वेश्चन, लेवल हाई ज़्यादा नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना लेवल हाई नहीं होगा, तो आप रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स होके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिएगा। विदाउट मॉक टेस्ट आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। विदाउट मॉक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। रिसोर्सेज आपको पता ही है, आपको नहीं पता अपने फ्रेंड्स के साथ पूछे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, स्टडी लॉजिकल के नाम से। जो भी आपको डाउट है
उसमें डिस्कशन ग्रुप भी बना रखे हैं मैंने, वहाँ पर अपना डाउट्स जो है वो रेज़ कीजिए, आपको सफिशेंट रिप्लाई या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस के साथ भी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि इस पॉइंट के ऊपर हमें एक वीडियो चाहिए या सेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हर एक के मैसेज की प्रायोरिटी रखूँगा मैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमें ये टॉपिक करवाओ तो उससे रिलेटेड मैं सेशन ज़रूर लेके आऊँगा। तो जितना हो सके फ़ायदा उठाइएगा इस चीज़ का। और IBPS PO की भी नोटिफिकेशन आ रखी है, एज यू ऑल नो। जल्दी से फॉर्म वो भी फिल कीजिए, ये ना हो कि आपको लास्ट डेट तक जो है वो उसकी वेट करनी है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर गाइज। ऑल दी वेरी बेस्ट। ध्यान से प्रेपरेशन करनी शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हार्डली 1 महीने का टाइम रह गया, ठीक है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज एंड स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।